हेलो प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी को देख रहे थे और आज हमें इस 10th क्लास के ज्योग्राफी में भूमि नामक जो चैप्टर है उसको देखना था। तो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग जैसे कि पीपीटी आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है संक्षिप्त तरीके से देख लेंगे और पूरा जो भूमि से संबंधित जानकारी है वो संक्षिप्त में लेने के बाद में हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न। और इस तरह से ये जो सीरीज होगा यानी कि ये दो पार्ट होगा, एक में कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरे में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा और दीर्घोत्तरीय भी होगा। और इस तरह से 1 से 2 वीडियो में एक चैप्टर आपका पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव। तो पूरे तरह से इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहें। और चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना विलंब किए। ये पहला पेज है और ये दूसरा रहा पेज और यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। जैसे कि लिखा है भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज। भूमि का क्या यूज है, क्या उपयोग है। तो ये जो भूमि है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए जो भी संसाधन है, जो भी हमारे लिए संसाधन है वो सारे के सारे भूमि पर आश्रित हैं अथवा भूमि से ही हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम अपने लिए रहने वाला घर भूमि से पर ही बनाते हैं, अपने लिए प्राप्त करते हैं भोजन भूमि से ही, और तमाम तरह की जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी आवश्यकता की चीजें हैं वो भूमि से ही प्राप्त होती है। यहाँ तक कि इस पर जीवन की उत्पत्ति भूमि से ही मानी जाती है। अब सोचो कि भूमि ना रहे तो फिर हमारा क्या ही अस्तित्व रहेगा। तो भूमि जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, याद रखना है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और उसमें आपको याद रखना है केवल 93% भाग भूमि का उपयोग जो है आंकड़ा उपलब्ध है, और बाकी जो 7% है वो जैसे कि अपने देश के बगल में पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इन दो देशों के साथ हमेशा संघर्ष रहा है बॉर्डर एरिया को लेकर के। और 7% जो एरिया है वो विवादास्पद है। और भारत के हिस्से में जो 93% है, 93% है, उतना जो क्षेत्रफल है उसका हमारे पास डाटा यानी आंकड़ा है। ठीक है, उसके बाद में है उपलब्ध क्षेत्रफल का कुल उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भाग ही कृषि योग्य है। मतलब कि यूं समझो कि अगर हमारे देश में 100 कट्ठा जमीन है तो 100 कट्ठा में हमारे पास 54 कट्ठा जमीन है जो खेती करने लायक है, यानी कृषि लायक जो भूमि है वो 54% है। ठीक है, तो याद रखना हमारे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका 93% क्षेत्रफल जो है हमारे भारत के पास डाटा है और 7% का डाटा हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि 54% जो भूमि है वो खेती लायक है और बाकी जो भूमि है उसके अलग अलग यूसेज हैं और खेती लायक नहीं है। पंजाब हरियाणा में 80% जमीन पर खेती की जाती है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खेती करने वाला प्रतिशत में सबसे ज्यादा प्रतिशत भूमि पर खेती करने वाला राज्य कौन है, तो आप इन दो राज्यों को हमेशा याद रखेंगे, एक तो पंजाब और दूसरा हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में आप फिल्म देखेंगे, गाना देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा ट्रैक्टर का सीन, खेत का सीन, पशु चराने का सीन, ये सारी चीजें जो है उसमें दिखाई जाएंगी। यानी कि इससे भी हम याद रख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वो कृषि बहुल्य है, जहाँ पर खेती काफी बड़े स्तर पर की जाती है। आप एक मूवी देखे होंगे जिसमें गाना आमिर खान का है जो अपने बेटी को पहलवान बनाता है, पहलवानी लड़ाता है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो उसमें आप देखे होंगे कि वो खेत खलियान का ही सीन ज्यादा दिखाया है और वो हरियाणा का सीन है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा जो है खेती में सबसे आगे हैं, यहाँ 80% जमीन पर खेती होता है। और अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम जगह पर खेती की जाती है। तो ये भी आपके लिए याद रखने वाला एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, कि सबसे ज्यादा हो जाएगा पंजाब हरियाणा और सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये एक ही है, मात्र 10% या उससे भी कम। उसके बाद में पर्यावरण संतुलन में 33% वन क्षेत्र वांछित किए गए। जो राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई, उसमें यह तय किया गया कि प्रत्येक जो देश है
वो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% जमीन पर जो है वन का रोपण करेगा, वनारोपण करेगा, वन उस पर लगाएगा। यानी कहने का ये सेंस है कि अगर किसी देश के पास 100 कट्ठा जमीन है तो उसमें 33 कट्ठा पर उसे जंगल लगानी है। अगर 200 कट्ठा है तो 33 में 2 से गुना कर दो, 66। 5 कट्ठा है तो फिर 33 में 5 मतलब 500 कट्ठा है तो उसमें 5 से गुना कर देना है। तो इसी रेशियो में 33% भूमि पर जो है वन लगाने की बात की गई थी, लेकिन भारत अभी इसको प्राप्त नहीं कर सका है। और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो भारत के टक्कर में भी नहीं है। ठीक है, तो अगर पूछेगा 33% कब निर्धारित किया गया था, तो ये निर्धारित किया गया था राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा। भारत ने इसे राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित किया कि हमारे राज्यों में कम से कम 33% होना चाहिए। आज मात्र 20% भूभाग पर ही वन है, यानी हमारे भारत में 20% भाग पर ही वन है, जबकि होना चाहिए था 33% पर। और इसके लिए प्रयास जारी है। आप लोग देख रहे होंगे अपने आस पड़ोस में मनरेगा द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाना सड़क के किनारे किनारे। साथ ही साथ अगर आप जमीन है आपके पास और पेड़ लगाना चाहते हैं तो अपने आप मुखिया से संपर्क कीजिए। वो मुखिया जो है आपको क्या करेगा, पेड़ दिलवाएगा बहुत ही कम दर पर या फ्री में, या तो 10 रुपये पर पीस लेगा अथवा फ्री में देगा। और प्रत्येक वर्ष जो है उसके मेंटेनेंस के लिए भी कुछ पैसे देती है सरकार, ताकि हम उन लक्ष्यों को पूरा कर सके जो निर्धारित किया गया था 1952 के राष्ट्रीय वन नीति द्वारा। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है स्कीम। आप पेड़ लगाते हैं तो सरकार आपको तो सस्ते रेट में देती है अथवा फ्री देती है। और दूसरा चीज, ऐसा करने के बाद में आपको जो है वो मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव पर होने वाले खर्च के लिए भी वो सहयोग राशि देती है। पर पेड़ पर 10 रुपये पिछले प्रथम वर्ष देती है, फिर 8 रुपये 5 रुपये करके कुछ वर्षों तक आपकी मदद करती है। फिर कह रहा है भारत पशुधन में विश्व अग्रणी है, मतलब दुनिया में आगे है पशुधन में। यहाँ पशु की संख्या अधिक है, परंतु अस्थायी चारागाह की कमी से पशुपालन प्रतिकूल प्रभाव है। अपने यहाँ अस्थायी चारागाह है ही नहीं। आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो कभी गेहूं का सीजन आया तो गेहूं रोपा गया, उस खेत में पहले बकरी चर रही थी, अब गेहूं रोपा गया। कुछ दिन बाद फिर कटा, फिर बकरी चरेगी, गाय चरेगी, और फिर उसमें कुछ और रोपा जाएगा। तो अपने यहाँ जो है अस्थायी चारागाह नहीं है, और अस्थायी चारागाह नहीं होने की स्थिति में पशु को पालना काफी टफ हो जाता है। और इस वजह से जो है यहाँ पशु पालन की स्थिति अब थोड़ी सी निचले स्तर पर जा रही है। आगे है भूक्षारण। तो पहले हमें भूक्षारण को समझना है। भूक्षारण का अर्थ होता क्या है? देखो, अगर हम भोजपुरी में देखें तो क्षरण मतलब होता है झरना। भू मतलब होता है भूमि या मिट्टी, और क्षरण मतलब होता है झरना, यानी मिट्टी का झरना, मिट्टी का कटना। मिट्टी अपने वास्तविक स्थिति से जहां वो था, जहां उसे होना चाहिए था, वहां से कट के अगर वहां से दूर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं भूक्षारण। यानी कि अगर अपने ठेठ देहाती भाषा में हम कहें तो हम कहते हैं मिट्टी का कटाव। आप देखते होंगे आपके ओरियानी जब पानी चूता होगा, जब आपको ओरियानी पानी चुएगा तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, वहां पे बोरा या घास वगैरह डाल देते हैं ताकि वहां की मिट्टी कट करके न जाए। तो जो मिट्टी कट के जा रही थी उस मिट्टी के कटाव को ही हम लोग कहते हैं भूक्षारण। और मिट्टी कटाव को रोकने का उपाय क्या है? तो पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं उसको मिट्टी को बांध के रखती हैं। कई बार आप नदी के बांध किनारे देखते होंगे, नहर के बांध किनारे देखते होंगे, पेड़ पौधा लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है, पानी का धार काफी तेज होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, सीमेंट वाले बोरा में बालू भर के या सीमेंट भर के, बालू ही भरा जाता है जनरली, भर के उस पर थोप दिया जाता है और फिर तार से बांध दिए जाते हैं, गिट्टियां डाल दी जाती हैं। यानी कि मिट्टी का कटाव ही भूक्षारण का अर्थ होता है। मिट्टी अपने स्थान से स्थानांतरित होना, यानी मिट्टी का अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना। कारण क्या हो सकता है? तो जल हो सकता है, पवन हो सकता है, हिमानी हो सकता है, और समुद्रिक लहरें हो सकती हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है। जब आप देखते होंगे एक लंबा सा गड्ढा खोदते हैं तो किनारे की मिट्टियां जो है बिना कहे धब से ना उसमें नीचे गिर जाती है, और इसका मूल कारण है गुरुत्वाकर्षण। तो मिट्टी के कटाव के ये सारे कारण है। जल हो सकता है, वायु हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। ठीक है, आगे है भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। 56% जल द्वारा हुआ है इसमें से, और 28% जो है वन निम्नीकरण से हुआ है, और शेष जो है लवणीय और मानव जनित से हुआ है। मतलब कहने का ये अर्थ है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि भारत में कितना मिट्टी का जो है क्षारण हो चुका है, कटाव हो चुका है। तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर भूमि का कटाव हो चुका है। और इस कटाव में सबसे बड़ा जो कारक माना गया है वो किसको माना गया है? जल का। अभी आप अपने आसपास के नदियों में देखेंगे तो पानी उफान पे है,
खास करके नेपाल से आने वाली नदियाँ जो जहाँ भी है उसके आसपास के क्षेत्र में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ता है और धार मारता है तो साइड साइड की जो मिट्टियाँ हैं वो कट के उसमें गिरने लगती हैं। तो ये भी एक भूक्षरण का ही उदाहरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूक्षरण में सबसे बड़ा जो कारक है वो जल माना जाता है। दूसरा कारक जो है वो वन निम्नीकरण माना जा रहा है। वन निम्नीकरण मतलब वो जो होता है उसको कम करना, संख्या को घटाना। वन निम्नीकरण कहने का मतलब है जंगल की जो मात्रा है, जो संख्या है उसको कम कर देना, उसको घटा देना। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने क्या उदाहरण दिया था कि जब आपके ओरियानी पानी छूता है तो वहाँ से मिट्टी कट के जाने लगती है, और ऐसे स्थिति में उसे बचाने के लिए हमारे पास एक विकल्प रहता है कि हम या तो वहाँ पे घास लगा दें अगले सीजन में, अथवा वहाँ पे माटी को रोकने के लिए चट्टी वगैरह का बोरा डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम घास वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है और वहाँ से मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। तो अगर किसी जंगल को पूरी तरह से काट कर समाप्त कर दिया जाए तो वो क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में वहाँ की जो जड़ें होंगी, जो मिट्टी को पहले बांध के रखी थी, वो खुला हो जाएगा और आसानी से जल जो है, हवा जो है उसको मिट्टी को वहाँ से काट के हटा देगी। ठीक है। आगे है मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन, दूसरा क्या हो जाएगा? अति पशुचारण, और तीसरा हो जाएगा खनन, चौथा हो जाएगा अधिक सिंचाई। देखो बाबू, भूमि क्षरण के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण माना गया है मानव को, और इन मानवीय कारकों को देखेंगे आप तो आप समझ पाएंगे। वनोन्मूलन करने का मतलब है वन की ज्यादा कटाई की वजह से मिट्टी का कटाव होना, और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वन की कटाई काफी तेजी से अंधाधुंध तरीके से की गई, और क्या हुआ, इसका खामियाजा ये हुआ कि जब वनें कटने लगी तो वहाँ की जो मिट्टियाँ थी, जो वन के जड़ से, पेड़ों के जड़ से बंधी हुई थी, अब वो खुली हो गई। अब उनको बांधने वाला, रोकने वाला कोई नहीं रहा, और ऐसे में मिट्टी का कटाव काफी तेजी से होने लगा। तो आपको याद रखना है उड़ीसा में भू निम्नीकरण का या भूक्षरण का कारण क्या था? तो याद रखना है वहाँ भूक्षरण का कारण था वनोन्मूलन, यानी जंगल का कट जाना। दूसरा आपको याद रखना है अति पशुचारण। अब ज्यादा पशु चराने से क्या समस्या है रे भाई? पशु चरेगा तो मटिया खा जाएगा। एक्चुअल में ऐसा है, आपके यहाँ अगर पशु हो या आसपास में हो तो देखेंगे जहाँ वो रहती है तो जिसको नाद कहते हैं, उसके छिपा को, उसके कटोरा को नाद कहते हैं। तो जिस कटोरे में खाती है उसके आसपास देखेंगे जहाँ वो पैर रखती है बहुत सारे माटी जो है ऐसे ही खुद जाते हैं। और एक रास्ते से अगर 50 को पशु को दौड़ा दिया जाए तो वहाँ की सारी मिट्टियाँ जो है उखड़ जाती है उनके खुर से। उनके पैर के जो नाखून होती है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में खुर कहते हैं, उससे मिट्टियाँ उखड़ जाती है। और कोई भी हल्की सी बारिश होगी उसे दहा के लेके चली जाएगी, हवा आएगा उसको उठा के लेके चला जाएगा। तो ऐसे में वहाँ भूमि का जो है कटाव हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। तो याद रखना है अति पशुचारण, यानी जरूरत से ज्यादा अगर पशु चरा रहा है तो एक तो घास को कम कर रहा है, दूसरा उसकी पैर की जो खुरें हैं वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर ज्यादा पशु चराने की वजह से मिट्टी का कटाव हुआ है। तीसरा चीज आपको याद रखना है खनन। खनन की वजह से जैसे कि दियरा क्षेत्र के आसपास के जो बच्चे होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि उजरका बालू या ललका बालू जहाँ से कटाता है, तो मान लो वहाँ कमी हो गई तो आसपास की जो मिट्टियाँ हैं वो ढह करके वहाँ जाएंगी, तो फिर वहाँ पे कटाव होगा। जैसे मान लो पटीदार के घर है, ठीक है, पटीदार बिना जगह छोड़े घर बना रहा है, तुम्हारा जमीन यहाँ है। अच्छा समझो कि ये तुम्हारा घर बन रहा है, पटीदार का यहाँ है। अब पटीदार क्या करेगा, कहा कि हम अपना में गहिड़ा कौन, अब यहाँ पे गहिड़ा खोदने लगा पटीदार, गहिड़ा ले। अब सोचो यहाँ की मिट्टी क्या होगी, धब से ना सारी की सारी मिट्टी गिर जाएंगी, और मिट्टी गिरने के साथ आपका घरों गिर जाएगा। तो जब एक जगह की हम मिट्टी काटते हैं तो बगल वाली जो मिट्टी है वो ढह जाती है और उसमें आने लगती है। तो भू निम्नीकरण का एक कारण है अधिक खनन। ठीक है। उसके बाद में अधिक सिंचाई। ज्यादा सिंचाई, ज्यादा पानी पटाने से भी मिट्टी को मतलब नुकसान पहुंचता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो सबसे ज्यादा खेती करने वाला राज्य है पंजाब हरियाणा है, जहाँ अति सिंचाई की वजह से मिट्टी खराब हो गई। जरूरत से ज्यादा जब उसे पानी दिया गया, पटवन किया गया, तो ये जो मिट्टियां हैं वो खराब हो गई। तो याद रखना है पंजाब हरियाणा, और बस ये दो याद रखिए, ये पता नहीं एक्स्ट्रा कहाँ से जोड़ दिया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पंजाब और हरियाणा जो है ये पूरी तरह से जल अधिक सिंचाई देने की वजह से, खेतों की सिंचाई ज्यादा करने की वजह से जो है इनका भू निम्नीकरण हो गया। उसके बाद में है अधिक सिंचाई की वजह से जलाक्रांता आती है। जलाक्रांता कहने का मतलब होता है जल की वजह से होने वाली कमी या घटा। मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं,
वो लवणीय और क्षारीय दोनों गुण हो जाता है। जबकि मिट्टी अच्छा तब माना जाता है जब उसका पीएच वैल्यू 7 के करीब हो, ना वो लवण हो ना ही वो क्षार हो। लवण हो भी सकता है लेकिन उसका होना ठीक नहीं है, ना वो अम्ल हो ना ही क्षार हो, तब जाके मिट्टी की जो है गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। कह रहा है खनिज उद्योग, सीमेंट, मृदा बर्तन की धूल मृदा की जल अवशेषण की क्षमता घटती है। कहने का यह सेंस है कि खनिज उद्योगों ने भी मृदा क्षरण को बढ़ाया, क्योंकि इनमें मिट्टी को, सीमेंट को खोदना पड़ा और इससे भूक्षरण बढ़ गया। अब आता है टॉपिक भू संक्षारण, संरक्षण। अच्छा, इससे पहले वाला था भू संक्षारण, ठीक है, या भूक्षरण, और अब है भू संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। पहले तो झड़ गया है और अब कर रहा है कि अब प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस को समझ के पढ़ेंगे। इसमें है फसल चक्रण करना। फसल चक्रण का मतलब होता है दो फसलों के बीच में एक दलहन फसल को उगाना। जैसे धान और गेहूं उग रहा है, उसके बीच में मूंग रोप दिए, उड़द रोप दिए, खेसारी रोप दिए, तो ये जो प्रक्रिया होगा कि दो फसल धान और गेहूं के बीच में एक दलहन फसल को उगाना, इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं कैसे, तो फसल चक्रण कहते हैं। तिलहन दलहन की खेती से नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा उर्वरता बहाल होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है इसको समझो। ऐसा होता है कि जो दलहन पौधे हैं उनके जड़ों में एक सूक्ष्म जीव होता है। जो दलहन पौधा है, जैसे मान लो कि मूंग है, मूंग के जो जड़ें हैं इसमें रहता है एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम नाम का इसमें सूक्ष्म जीव होता है और ये काम करता है, N2 को लेता है और नाइट्रेट में बदल देता है, अमोनिया में बदल देता है। तो राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन गैस को लेना और उसको नाइट्रेट में बदल देना, और वो खाद के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, उसकी उर्वरता क्षमता भी बढ़ जाएगी, नेचुरल तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को लेकर के उसको स्थिर करता है, शांत करता है, नाइट्रोजन गायब हो जाते हैं बेचारे। उसके बाद समुच्च जुताई क्या है या समुच्च खेती क्या है? सीढ़ीनुमा खेती जानते हैं? सीढ़ीनुमा खेती, हाँ, तो जो सीढ़ीनुमा खेती है, जैसे पहाड़े होती हैं, पहाड़े, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी से काट करके सीढ़ी सीढ़ी जैसे इस पे बना लिया जाता है। मतलब छोटी छोटी सी खेत को काट करके प्लेन कर लिया जाता है, उसको किनारे जो है बाउंड्री लगा दिया जाता है थोड़ा सा, जिसमें पानी जरूरत के हिसाब से रह सके और ज़्यादा पानी हो तो वो आराम से बाहर ढह सके। तो इस तरह की जो खेती होती है उसको कहते हैं क्यों, कौन सा खेती कहेंगे उसको? समुच्च खेती। और इसमें होने वाली जो जुताई होगी उसको समुच्च जुताई कहेंगे। पहाड़ी ढलानों पर आर पर जुताई जल संचयन का जो अपर्दन है वो रोकता है। अब इस तरह से कर देंगे और यहाँ किनारा किनारा पर घास लगा देंगे तो वो माटी नहीं कटेगा, ठीक है। उसको कहते हैं पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग, यानी पवन अपर्दन क्षेत्र में फसलों के बीच घास की पट्टी लगा दी जाती है। कभी तरबूज रोपाते देखे हो सब? तरबूज, तो जहाँ तरबूज के जो पौधे लगाए जाते हैं उसका साइड साइड जो है खर का एक टाटी खड़ा कर दिया जाता है। या यूं भी आप देखे होंगे कि मकई वगैरह रोपाते तो बार बार किनारे पर जनेरा रोक दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम साइड साइड से कुछ पौधे लगा देते हैं तो वो जो पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं। इसको पट्टिका कृषि कहा जाता है। एड्रेनिन रसायन के बारे में जानना एकदम जरूरी है, ये आपके लिए भी आई है, ठीक है। एड्रेनिन, जो एड्रेनिन नाम का केमिकल है ये क्या कर रहा है, जो मेढक है उसकी प्रजनन क्षमता को नष्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ये बहुत बार पूछा है, पूछने की संभावना इस बार भी है कि एडेनिन का क्या कार्य है या मेढक के प्रजनन क्षमता को कौन कम कर रहा है। तो एडेनिन का क्या काम है, तो मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देता है। हालांकि ये उसका मुख्य कार्य नहीं है, उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो एडेनिन जो है मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट कर रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि मेढक जो है वो बाह्य निषेचन करते हैं। निषेचन दो तरह का होता है, एक अंत और एक बाह्य। अधिकांश जानवरों में आप देखे होंगे कि जो निषेचन की क्रिया है, यानी नर जो युग्मक है मादा युग्मक का जो मिलन है वो शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर, तो इसको अंतः निषेचन कहते हैं। लेकिन मेढक में ऐसा नहीं है। मेढक में जो नर युग्मक है और मादा युग्मक वो दोनों बॉडी के बाहर मिलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बाह्य निषेचन। तो निषेचन दो तरह का होता है, अंतः और बाह्य। और मेढकों में जो बाह्य निषेचन होता है इनमें जो बाहर जो है शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, और जो एडेनिन नाम का जो केमिकल है वो उसके अंडे को, अंडाणु को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और यही कारण है कि जो मेढक है उनकी संख्या अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। रासायनिक की जगह जैविक खाद और जैविक कीटाणुनाशक जो है
इसे अपनाना चाहिए। वृक्षारोपण से क्या समझते हैं और वृक्षारोपण जो है भू संचरण के लिए कैसे उपयोगी माना जाएगा। देखो, अगर हम पेड़ लगाते हैं लंबी मात्रा में, अच्छी मात्रा में, बड़ी संख्या में, तो पेड़ की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को बांध के रखेंगी और ऐसे स्थिति में जल के कटाव से वो बच जाएगा, हवा के कटाव से बच जाएगा। ठीक है, तो वृक्षारोपण भी भू संचरण को रोकने में बड़ा मदद करता है। अगला पेज है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है कि पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। वनोन्मूलन, ये तो उड़ीसा में था। अति पशुचारण, ये तो पंजाब में नहीं बल्कि वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था। गहन खेती या अधिक सिंचाई, तो हमने बताया था कि पंजाब और हरियाणा में जो है जरूरत से ज़्यादा पानी पटा दिया लोग और अधिक सिंचाई की वजह से जो है यहाँ पे भू निम्नीकरण हो गया। आगे यहाँ पे व्याख्या है, आप इसे देख सकते हैं। पंजाब में नहरों से अत्यधिक सिंचाई की जाती थी जिससे जलाक्रांता आया और इससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण जो है बढ़ गए और भूमि का निम्नीकरण हो गया। ठीक है, आगे है सोपानी कृषि यानी कि जो सीढ़ीनुमा खेती है वह किस राज्य में प्रचलित है। हमने बताया है कि ये पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो पंजाब में कोई पहाड़ नहीं है, याद रखना है। हरियाणा में भी कोई पहाड़ नहीं है और बिहार में भाई मैदानी क्षेत्र कर रहा है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र नहीं कर रहा है, पठारी क्षेत्र नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक ही ऑप्शन है उत्तराखंड। यहाँ पे तो सिर्फ पहाड़ है ज़्यादा, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पे व्याख्या है, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में ढलान पर सीढ़ीनुमा यानी सोपानी खेती होता है। सीढ़ीनुमा का ही नाम सोपानी है। क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना खेत के किनारे किनारे थोड़ी सी बाउंड्री जैसी घास की लगा दी जाती है। ठीक है, सोपानी किसी किन किन राज्यों में होता है, तो याद रखना उत्तराखंड में होता है, हिमाचल में होगा, सिक्किम में होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में होगा, क्योंकि यहाँ सब के सब जो है पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखो, कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। अब मरुस्थल का मतलब होता है बालू वाला क्षेत्र या बालू वाला जगह। तो ऐसी मृदा जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो उसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। और जो मरुस्थलीय मृदा इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसका विस्तार महाराष्ट्र में भी नहीं है, इसका विस्तार कर्नाटक में भी नहीं है। तो कहाँ है, एक वजह है राजस्थान। और यहाँ पर एक डिजर्ट है यानी कि मरुस्थल है और उसका नाम है थार। हालांकि ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थार मरुस्थल। ठीक है, इंडिया में थार का भौकाल चल रहा है, तो थार मरुस्थल इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे ऑप्शन का जो है अच्छे से बताया गया, आप इसे देख लेंगे। आगे क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को कौन नष्ट कर रहा है। तो अभी हमने बताया था कि एक केमिकल है एड्रीनाइन नाम का, यह मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट कर रहा है, क्योंकि मेढक में बाह्य प्रजनन होता है और इस केमिकल के पड़ते ही जो है उसके अंडाणु खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये हमने क्लास में बताया था आपको कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, इसको हमने इम्पोर्टेंट भी कहा था और यह है भी। क्या बलुई मिट्टी नाम है इसका, या लाल मिट्टी नाम है, या रेगुर मिट्टी नाम है, या पर्वतीय मिट्टी नाम है। हाँ, अगर ये सारे जो प्रश्न दिए गए हैं अगर इनका उत्तर आपको पता है तो आप हमसे पहले उत्तर दें। ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। तो उसका नाम जो है रेगुर मिट्टी है, याद रखना है। यहाँ पे हो जाएगा रेगुर मिट्टी। ये व्याख्या भी आप देख सकते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये वाला लाइन भी आपको याद रखने हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है, तो याद रखना है काली या रेगुर मिट्टी है। ठीक है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। खास करके महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश गुजरात में ज्यादा पाया जाता है। आपको महाराष्ट्र वाला जरूर याद रखना है। ठीक है, और तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी चीजें हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। और जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपकी ओपिनियन हो इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में, आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, वो ओपिनियन जैसा भी रहा हो। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।